हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल VET। हम रेलवे NTPC ग्रुप डी और LP के मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें SSC सीजीएल के भी कुछ क्वेश्चन शामिल हैं। GS के मॉक टेस्ट हैं। हमने मॉक टेस्ट ऑलरेडी 19 कर लिए, आज 20 मॉक टेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना कुछ समय अपना गंवाए हुए। क्या है? टूसू एक फसल उत्सव है जो झारखंड में सर्दियों के दौरान देश के माह के आखिरी दिन मनाया जाता है। देश के माह के आखिरी दिन मनाया जाता है। कौन सा है? फागुन के माह के अंत में, और चैत के माह के अंत में, माघ के माह के अंत में, पौष के माह के अंत में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पौष के माह के अंत में। क्या मनाया जाता है? टूसू। टूसू एक उत्सव है जो झारखंड में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? फागुन के माह के अंत में। देखिए, कह रहा है टूसू। टूसू एक फसल उत्सव है जो झारखंड में सर्दियों के मौसम में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? सर्दियों के मौसम में मनाया जाता है। यह पौष माह के आखिरी दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पौष माह के आखिरी दिन मनाया जाता है। आमतौर पर जनवरी में पड़ता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से झारखंड में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। टूसू प्रकृति और उसके प्रचुर संसाधनों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। त्योहार के दौरान लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। सांस्कृतिक नृत्य कहते हैं और प्रकृति की प्रशंसा में गीत गीत गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था व अर्थव्यवस्था जिसमें मतलब कहना चाह रहा है बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें केवल निर्यात होता है, केवल बजट का घाटा कम है, केवल आयात होता है और कोई विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कोई विदेशी व्यापार नहीं होता है। देखिए, एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई व्यापारिक गतिविधियां नहीं होती हैं। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्था के साथ कोई व्यापारिक गतिविधियां नहीं होती, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसीलिए बंद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, जिसका मतलब होता है कोई भी व्यापार, कोई भी आयात देश में नहीं और आता है और कोई भी निर्यात देश से बाहर नहीं जाता है। ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई गतिविधि नहीं की जाती है, उसके उदाहरण के लिए जैसे मोरक्को, अल्जीरिया आदि हैं। मोरक्को, अल्जीरिया आदि। एक बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है जिसका अर्थ है कोई आयात नहीं किया जाता और कोई निर्यात नहीं भेजा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था लक्ष्य उपभोक्ताओं को हर उस चीज़ से प्रदान करता है जो उन्हें अर्थव्यवस्था की सीमाओं के भीतर से चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें डैश कहा जाता है। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूकेरियोटिक और अकशेरुकी और प्रोकैरियोटिक और कैशेरुकी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक।
देखिए प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक प्रो प्रोकेंद्री 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 अपनी अपनी कोशिकाओं में नाभिक और कोशिकांग रहित जीव है। कौन सा? प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स प्रोकेंद्री आंतरिक आंतरिक झिल्ली नहीं होने से यूकेरियोटिक सुकेंद्रित से भिन्न होती है। जीवाणु पर्श और इन्हें अलग अलग विकासवादी वंश माना जाता है। प्रोकैरियोटिक की दो मुख्य श्रेणियां प्रोकैरियोटिक के कोशिकाओं से साइनोबैक्टीरिया और कोइलाई प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा आदि जैसे जीव शामिल हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक में यूकेरियोटिक सुकेंद्रित। देखिए एक एक अलग नाभिक वाले एक अलग नाभिक वाले किसी भी कोशिका या प्राणी के सुकेंद्रित प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक नाभिक जिसमें स्पष्ट गुणसूत्र होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक परमाणु झिल्ली में भी घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 1832 जिसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? सिंगारे और बाबा तिलका मांझी और गणपत राय और बिनारे मनकी। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? देखो सिंगारे हैं और बाबा तिलका मांझी नहीं है, गणपत राय नहीं है, बिनारे मनकी हैं। तो इसका मतलब ये भी है और ये भी है। लास्ट और फर्स्ट और लास्ट। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट। किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट एंड लास्ट। देखिए 1831-32 के दौरान सिंगारे और बिनारे के नेतृत्व में कोल विद्रोह अधिक प्रभाव और प्रभाव के साथ सबसे पहले विद्रोह माना जाता था। मुंडा जनजाति ने अरोंबा और होस जैसी अन्य जनजातियों को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे बहुत से क्षेत्र संपर्क में आए, जहां तक कि यहाँ इस क्षेत्र में बाहरी लोगों के खिलाफ पहला एकजुट विद्रोह था। दूसरा क्या है? मुख्य विद्रोह जिसने आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासी पर प्रभाव डाला। आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों के भी प्रभाव डाला। 1855 से 57 के दौरान संथाल विद्रोह हुआ। नेता सिद्धू और कानू थे। उन्होंने उन जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया जिन्होंने कई वर्षों तक उसका शोषण किया। उसने उन अंग्रेजों की आंखें खोल दी जिनके ठेकेदार और जमींदार स्थानीय लोगों से कर वसूलने के लिए लगाए गए थे। जन समर्थन के कारण उस आंदोलन को गतिविधि मिली, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों ने अपनी शक्ति से इसे आंदोलन को ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है कहलाते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो परमाणुओं के साथ द्विबंध होता है या बनता है कहलाते हैं। क्या है? अकार्बनिक यौगिक, प्राकृतिक यौगिक, असंतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन यानी यौगिक। देखिए
असंतृप्त विलयन। असंतृप्त यौगिक असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन के रूप में कार्बन यौगिक दो परमाणुओं के बीच एक डबल ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति की विशेषता है, जो एक दूसरे को सिट रहते हैं। पूरी तरह से हाइड्रोजन को कार्बन से नहीं बने होते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति या तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो चार पेंटाडीन के आईपीएसी नामकरण में यौगिक के नाम से पहले लिखे गई संख्या या प्रत्यय से आखिरी पहले लिखी गई संख्या से वर्णित, जैसे वन एन पेंट टू एन के रूप में। एल्केन्स और एलेफिन कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो आसन्न कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंध होता है। अल्काइन हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो एक दूसरे के ठीक बगल में होता है। देखिए, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त यौगिक एक संतृप्त यौगिक एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह होता है जिसमें हर एक कार्बन बंध में मौजूद होता है। कार्बन और हाइड्रोजन एक कार्बनिक यौगिक के एकमात्र घटक हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कभी कार्बन परमाणु चार अन्य परमाणुओं से बंधे होते हैं और संतृप्त होते हैं। यह दर्शाता है कि इन कार्बनिक यौगिक में कई बार कार्बन बॉन्ड नहीं होते हैं। एल्काइन की कार्बन श्रृंखला सीधे या संक्षिप्त हो सकती है। इन संतृप्त हाइड्रोजन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होता है। साइक्लोएल्केन में sp3 संकरण कार्बन परमाणु एक अवयव में व्यवस्थित होता है। दूसरे और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक विलयन होता है और जो पार्श्व श्रृंखला बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा नगर के कच्छ रण में खादिर बेत पर स्थित था। कच्छ रण में खादिर बेत पर स्थित है और 3 भागों में विभाजित था। कौन सा था? सोतका कोह और चन्होदड़ो, सुरकोटड़ा और धोलावीरा। तो सही आंसर किसका क्या हो जाएगा? धोलावीरा। राजस्थान के कच्छ में, कहाँ? नगर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था। कौन? धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता लगभग 4700 वर्ष पूर्व फली फूली थी। हड़प्पा सभ्यता के शहर मुख्य रूप से सिंधु नदी की घाटी में फूले फले और भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर हैं। ये शहर पाकिस्तान, पंजाब और सिंध में और भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में स्थित हैं। हड़प्पा नगर धोलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित है। धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा ताजे पानी और
उपजाऊ मिट्टी के साथ गुजरात के कच्छ रण में खादिर बेत जिसे बेट भी कहा जाता है पर स्थित था। कुछ अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत जो दो भागों में विभाजित थे, धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक टुकड़ा बड़े पैमाने पर पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश द्वार थे। मतलब धोलावीरा में तीन भागों में विभाजित किया गया था। अन्य भागों में हड़प्पा में 2 ही भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सलमान रुश्दी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रिटिश शासन में से स्वतंत्रता और फिर विभाजन तक भारत की यात्रा को दर्शाता है? हैरोन एंड द सी ऑफ स्टोरीज, और दूसरा है ऑप्शन द मूरस लास्ट साइन, और द गोल्डन हाउस, द मिडनाइट चिल्ड्रन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? द मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो भारत की आज़ादी से लेकर पहले विभाजन की कहानी कहता है। उपन्यास का वर्णन सलीम सिलाई द्वारा किया गया है, जिनका जन्म 15 अगस्त 1947 की आधी रात को हुआ था। भारत ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। सलमान एक एक आधी रात का बच्चा मिडनाइट चिल्ड्रन है जो आज़ादी के समय पैदा हुआ लाखों बच्चों में से एक था है, और वह विशेष शक्तियों से संपन्न है जो उसे भारत के तत्कालीन, वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देता है। उपन्यास सलीम के जीवन का अनुसरण करता है, क्योंकि वह विभाजन और इंदिरा गांधी के उदय और आपातकाल सहित भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं का गवाह है। सलीम की कहानी भी व्यक्तिगत है, क्योंकि वह आधी रात के बच्चे मिडनाइट चिल्ड्रन के रूप में अपनी पहचान को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। मिडनाइट चिल्ड्रन एक जटिल और बहुस्तरीय उपन्यास है, जिसे खुदाई और यथार्थवाद के अभिनव उपयोग और भारतीय इतिहास और समाज की उसकी अंतर्दृष्टि के लिए सराहा जाता है। अन्य ऑप्शनों का विश्लेषण ये आपको दिया गया है। हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, ये भी सलमान रुश्दी की है। और द मोर्स लास्ट साइन, सलमान रुश्दी। और द गोल्डन हाउस एक अमीर भारतीय परिवार के बारे में एक उपन्यास है जो न्यूयॉर्क शहर में स्थानांतरित होता है। उपन्यास प्रभावन का आत्मकथनी और अमेरिकी अपने सपने के विषय की पड़ताल करता है। ये आप देख लेना फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? 14 में संविधान के समक्ष सभी समान होंगे, नहीं है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, और अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 13 में क्या है?
अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अनादर करते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान सभी होंगे। कानून के लिए सभी व्यक्ति समान होंगे। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान, वेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में देता है। अनुच्छेद 20 ठीक। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और रिहासत से सुरक्षा। और अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को रोकना। अनुच्छेद 24 कारखानों और खदानों में 14 से कम युवाओं को बच्चों के बेरोजगार पर प्रतिबंध। 14 से कम उम्र के बच्चों को रोजगार में प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, गुजरात, असम, उड़ीसा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। बांदीपुर बन्नेरघट्टा किस में है? कर्नाटका में। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के बांदीपुर के कुंडलुपेट तालुक गांव में स्थित है। यह बाघों की आबादी को बचाने हेतु बाघ अभयारण्य के रूप में स्थापित हुआ है। देखिए कौन कौन से अभयारण्य हैं। देखिए कर्नाटक में ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ब्रह्मगिरी, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर। इसमें एक और है बन्नेरघट्टा। देखिए गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और मराइन राष्ट्रीय उद्यान है। असम में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क हैं। कौन से? असम में डिब्रू साइखोवा, मानस और नामेरी और औरंग राष्ट्रीय नेशनल पार्क। और उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकनिका दो हैं। सिमलीपाल और भितरकनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। बिंदुसार, कनिष्क, गौतमी पुत्र श्री का, सातकर्णी और पुलकेशिन द्वितीय। इधर क्या दिया है? सातवाहन, मौर्य, कुषाण और चालुक्य। एक तरफ दिया गया है राजाओं का नाम, दूसरी तरफ दिया गया है किस शासन के राजा थे। देखिए इसमें फर्स्ट यानी बिंदुसार किसके थे? मौर्य के। कनिष्क कुषाण वंश के थे, वंश दिए। और गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन के, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से। तो सही आंसर क्या इसका हो जाएगा? फर्स्ट का सेकंड दो में है, फर्स्ट सेकंड। और कनिष्क यानी वी का थर्ड फर्स्ट और थर्ड में है। और गौतमी पुत्र श्री कर्णी सी का एक ऑप्शन नंबर 4 सी का किस में एक है? 4 में। देखिए बिंदुसार दूसरे मौर्य सम्राट थे जिन्होंने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। उन्होंने अपने पिता
चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। उन्होंने कूटनीति और सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी इसकी सीमाओं को अफगानिस्तान से पूर्वी भारत तक फैलाया गया। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क थे, जिन्होंने 1900 वर्ष पहले कनिष्क शासन किया था। उन्होंने एक बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। किसने? कनिष्क ने करवाया था। किसका? बौद्ध संगीत का, जहां विद्वान मिलते हैं और महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करते हैं। और अश्वमेध एक कवि जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, उनके दरबार में थे। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी लगभग 200 वर्षों के पश्चिमी भारत में सातकर्णों के नाम से जाना जाने वाला एक राजवंश शक्तिशाली हो गया। सातवाहनों के सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी थे। हमें इनके बारे में इनकी माता गौतमी वाला श्री द्वारा चरित एक शिलालेख से पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। इनके बारे में हम दरबारी कवि कार्तिवर्मन द्वारा रचित एक प्रशस्ति से पता चलता है। हमें उनके पूर्वजों के 4 पीढ़ियों के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जट जाटिन जिंजियान नृत्य देश के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। किसका है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर गुजरात नहीं, बिहार। कहाँ का है? बिहार का। देखिए, जट जाटिन यह उत्तर बिहार विशेषकर मिथिला और काशी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। जट जाटिन महिलाओं का नृत्य है और माना जाता है कि यह मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। वयस्क लड़कियां और युवा गृहस्थियां आंगन में इकट्ठा होती हैं और ढोल के साथ आधी रात से सूर्योदय तक नृत्य करती हैं। पुरुष आजीविका कमाने के लिए एक दूसरे के स्थानों पर जाते हैं। जाटिन एक ही प्रवासी पति का अपनी पत्नी के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य है। गरीबी और दुख के अलावा इस नृत्य में पति पत्नी के बीच की मीठी तकरार के साथ कुछ शिकायतों की भी इंद्रधनुष से झलकता है। लोक नृत्य की जीवन की बाधाओं को मुस्कुराहट के साथ शांत करने का उपाय करता है। इस नृत्य के माध्यम से गरीबी दुख प्रेमियों का पति पत्नी के बीच बहस और जैसे अन्य सामाजिक सरोकार वाले विषयों का भी अभियान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन में युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई डैश होती है? 12.20 मीटर गुणे 6.20 मीटर, 13.40 मीटर गुणे 6.10 मीटर और 13.40 मीटर गुणे 5.20 मीटर और 13.20 मीटर गुणे 6.5 मीटर 50 मीटर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा?
13.40 मीटर इंटू 6.10 मीटर। देखिए 13.40 मीटर इंटू 6.10 मीटर बैडमिंटन युगल कोर्ट का आधिकारिक आयाम है। कोर्ट की लंबाई 13.10 मीटर और चौड़ाई 6.10 मीटर है। ये आयाम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा निर्धारित किया गया है और सभी आधिकारिक टूर्नामेंट में इसका पालन किया जाता है। कोर्ट में एक केंद्रीय रेखा होती है जो इसे दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है और दोनों तरफ वारिस बॉक्स अंकित होता है। जाल को केंद्र में रखा गया और इसकी ऊंचाई किनारों पर 1.55 एवं केंद्र में 1.524 मीटर होती है बैडमिंटन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही बुराइयों को प्रथाओं को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए देश की शुरुआत की गई थी। किसी नामधारी आंदोलन, अकाली आंदोलन, गदर आंदोलन, निरंकारी आंदोलन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अकाली आंदोलन। किसकी शुरुआत की गई थी? अकाली आंदोलन की। देखिए अकाली आंदोलन की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में लिखी सिख सुधारकों द्वारा की गई थी। प्राथमिक उद्देश्य सिख गुरुओं को भारत में ब्रिटिश शासन से प्रभावित भ्रष्ट पुजारियों के नियंत्रण से मुक्त कराना था। इस आंदोलन ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के और गुरु द्वारा चली गई धार्मिक प्रथाओं की शुद्धता को बहाल करने की मांग की। इस आंदोलन के कारण 1925 का सिख गुरुद्वार अधिनियम बना जिसने गुरुद्वारों का नियंत्रण सिख समुदाय के निर्वाचित निकायों को हस्तांतरित कर दिया। इस आंदोलन के जनता को जागृत करने और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने अंततः व्यापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। अकाली आंदोलन ने न केवल धार्मिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया बल्कि राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन भी लाया जिससे सिखों में एकता की भावना बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है? किसमें? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका, एशिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया? नहीं भाई, दक्षिण अमेरिका। देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज में ऊंची चोटियों से घिरे उच्च पठारों की एक विशाल श्रृंखला होती है। वे दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे के साथ एक निरंतर उच्च भूमि बनाता है। एंडीज 7 दक्षिण अमेरिकी देशों वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली एवं अर्जेंटीना के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। देखिए एंडीज पर्वत, ये रहा एंडीज। माउंटेन्स। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम सेवा आयोजन सम्मेलन को क्या कहा जाता है? परिवर्तन चिंतन, विकास संकल्प योजना सम्मान और समृद्धि मंथन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? परिवर्तन चिंतन। क्या कहा जाता है? परिवर्तन चिंतन। देखिए इसका उद्देश्य सेना, नौसेना, युवा वायुसेना के बीच बेहतर संयुक्त और एकीकरण हासिल करना है।
इस सम्मेलन में सभी त्रिसेवा सैन्य संस्थाओं के प्रमुख एकत्रित होते हैं। यह संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए एक नए विचारों, पहलों और सुधारों को उत्पन्न करने पर केंद्रित करता है। दिन भर चलने वाली चर्चा की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान करेंगे। यह सम्मेलन भारतीय सशस्त्र बलों में परिवर्तनकारी बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द देश से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? कमांडर इन चीफ से और ग्राम राजस्व अधिकारी, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायवादी और डाक अधिकारी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायवादी। देखिए, उलेमा मुस्लिम विद्वानों के एक समूह को संदर्भित करता है जिन्हें इस्लामी पवित्र कानून और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में पहचाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान यह मुस्लिम साम्राज्यों की तरह उन्होंने धार्मिक कानूनों की व्यवस्था और रखरखाव, धार्मिक मामलों पर शिक्षण और सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सैन्य राजस्व का डाक भूमिकाओं से जुड़े नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये दिया गया है दिल्ली सल्तनत के बारे में, ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु एवं हवा की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता था? वॉल्यूमीटर, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर और एल्टीमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। सही आंसर हाइग्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर। देखिए, हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडल, मिट्टी और सीमित स्थानों में आर्द्रता और जल वाष्प की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर यह एक आपातिक विद्युत चुम्बकीय विकिरण की शक्ति को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। इसका उपयोग आमतौर पर इंफ्रारेड खगोल विज्ञान में किया जाता है। हाइड्रोमीटर यह तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षा घनत्व को मापने के लिए किया जाने वाला एक उपकरण है। तरल अर्थात तरल के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात। इसे दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर का अल्टीमीटर यह एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी निश्चित स्तर के ऊपर इसकी किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर वास्तविक ऊंचाई और औसत समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई। अल्टीमीटर का उपयोग आमतौर पर विमान, हाइकिंग और पर्वतारोही में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग ग्राफ के अंतराल को क्या कहा जाता है? उसका औसत वेग, उसका निबल विस्थापन, उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसकी औसत चाल। सही आंसर उसका निबल विस्थापन। क्या होगा? उसका निबल विस्थापन। एक समान त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गतिमान गति के वेग ग्राफ के अंतराल वाले क्षेत्र कण का शुद्ध विस्थापन देता है। भौतिक में विस्थापन या तात्पर्य किसी वस्तु का कण की स्थिति में परिवर्तन से है।
यह एक सदिश राशि है जो परिवर्तन के परिणाम दूरी और दिशा दोनों को इंगित करती है। जब कोई एक कण एक समान त्वरण से गुजरता है तो उसका वेग उस एक स्थिर स्थिति से स्थिर दर से बदलता है। वेग समय ग्राफ समय के फलन के रूप में कण के वेग को दर्शाता है। इस ग्राफ के अंतर्गत दो विशिष्ट समय बिंदुओं के बीच का क्षेत्र उस समय अंतराल के दौरान कण के विस्थापन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ममल्लपुरम में कई हिंदू स्मारकों में से एक है। यह कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर, श्री लाड खान मंदिर और शोर मंदिर और खजुराहो मंदिर। सही आंसर शोर मंदिर। क्या होगा? शोर मंदिर। शोर मंदिर के रूप में जाने जाने वाला मंदिरों और तीर्थ स्थलों का एक समूह बंगाल की खाड़ी के सामने एक चट्टान पर स्थित है। यह चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में महाबलीपुरम तमिलनाडु भारत में स्थित है। यह 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक संरचनात्मक मंदिर जिसका निर्माण ग्रेनाइट बालकों से किया गया था। इसके निर्माण के समय यह स्थल एक हलचल भरा बंदरगाह था जब भारतीय पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने शासन किया था। 1984 के महाबलीपुरम समूह के स्मारकों का एक हिस्सा रहा। 1984 से इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। यह दक्षिणी भारत की सबसे प्राचीन पत्थर की संरचनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अभी इसका बृहदेश्वर मंदिर, श्री लाड खान मंदिर और खजुराहो मंदिर, ये आप देख लेना। ये हमने करवा दिया आपको 20 क्वेश्चन। और हमारी आज की थी 20वीं क्लास और यही क्लासें हमें निरंतर मिलेंगी। मंडे से सैटरडे को, संडे को नहीं क्लासें आएंगी क्योंकि संडे यानी कल क्लास नहीं आई होगी आपकी। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्लास देखते रहिए, एग्ज़ाम 100% एक दिन क्रैक हो जाएंगे आपके।